डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव पर आप भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा की तरह एक कहानी से। कहानी है कि दो गपबाज अपने अपने हिसाब से अपने पुराने जो उनके संस्कार रहे हैं, उनके जो बुजुर्ग रहे हैं, उनके गाथाओं को गाने का आपस में सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उनके इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा जुट जाता है। लोग कौतूहल से दोनों को देखना शुरू कर देते हैं और यहाँ से शुरू होती है दोनों की अपने अपने खानदान और अपने अपने पुराने बुजुर्गों की उपलब्धियों का गुणगान। एक पहला कहता है कि मेरे दादा जब भी खेत में पानी की जरूरत होती थी, एक लाठी रखते थे जिसे आसमान के तरफ सीधा करके खोद दिया करते थे और बारिश होने लगती थी, खेत पट जाते थे और फसलें लहलहाने लगती थी। दूसरा गप्पी बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और भीड़ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे लोग आकृष्ट होते जा रहे थे, क्योंकि बात करने की शैली दोनों की इतनी अच्छी थी कि वो जो भी कह रहे थे लोग उसे बड़ी ही ध्यान से और चाव के साथ सुन रहे थे। दूसरे गप्पी ने उससे भी बड़ा बात शुरू कर दिया। उसने गप हाँकते हुए कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा घर था, उन्होंने इतना बड़ा विशाल घर बनाया था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में बरसों लग जाते थे। पहले वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुनक कर कहा, क्यों हाँक रहे हो? कहीं ऐसा घर या मकान भी होता है? इस पर पहले वाले ने कहा, भैया जब आपके दादाजी के पास इतना बड़ा लाठी हो सकता है तो हमारे दादा के पास ऐसा घर क्यों नहीं हो सकता है? इस पर पहले वाले ने असहमति जताते हुए साबित करने को कहा। बोला, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है जिससे तुम सच साबित कर सको? लोगों का कौतूहल और बढ़ता चला गया और इन दोनों के जो संवाद थे और चर्चाएं थी उसमें लोग और ज़्यादा रुचि लेने लगे और लोगों की उत्सुकता भी बढ़ने लगी। इन दोनों की बात को लोग इतने ध्यान से सुनने लगे कि लोग सब कुछ भूल गए कि वो किस काम से घर से बाहर निकले थे। सब कुछ भूल गए, क्या उनको करना था, क्या आगे उनके लिए अच्छा है, ये सब कुछ भूल करके दोनों की बातें लोग जो भी जमा हुए थे, जो भी सुन रहे थे, कौतूहल भरी निगाहों से देखने लगे और इंतजार करने लगे कि दोनों के पास इसके प्रमाण क्या हैं। सबको अपनी तरफ आकृष्ट देख दूसरे वाले ने पहले गप्पी को के दावे को कहा कि भैया सबूत तो है और तुम भी जानते हो, अब सच्चाई पर से पर्दा तुम ही हटा दो। बात बता दो कि इन सब को जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी हमारे तुम्हारे बीच के संवाद को सुन रहे हैं वो सच्चाई जान जाए। अचानक पहले वाले को याद आया कि अरे इस लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में ये तो मैं भूल ही गया कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं और अगर हमारी बातें कहीं झूठी हो जाएं तो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। उसने तुरंत दूसरे वाले को कहा कि मुझे कहाँ फंसा रहे हो यार, तुम ही बता दो कि कैसा था तुम्हारा घर और कैसा था मेरे दादाजी का लाठी। आपको बता दें कि अब क्या किया जाए। इस बात को सोचते सोचते अचानक से दूसरे वाले ने अपनी बात फिर शुरू की। उसने झट से कहा, हाँ भैया अब हम आपको बताते हैं। दूसरे वाले ने कहा कि चलिए इन सारी बातों पर से पर्दा उठा ही देते हैं। सभी लोग और ध्यान से सुनना शुरू कर चुके थे। दूसरे वाले ने कहा कि आपके दादा के पास जो लाठी थी भैया, वो लाठी जिससे आसमान खोद करके बारिश करा खेतों को लहलहाते थे, वो लाठी रखते कहाँ थे? उसी चौबारे में रखते थे जिस चौबारे में पहले कमरे से दूसरे कमरे तक हमारे दादाजी जाया करते थे। इन दोनों गप्पियों ने अपनी बातों को आस पड़ोस के लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। आप भी अपने आसपास अगर ऐसे गप्पियों को इस तरह से सफ़ेद झूठ और हवाई बातों को सुन करके भरोसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके बिहार और खुद आपको कोई नहीं बचा सकता है। मृग तृष्णा से बाहर निकलिए
और हकीकत के साथ सच्चाई को स्वीकार कर खुद के साथ अपने प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाइए और मजबूती के साथ खड़े रहिए अपने राज्य के साथ। अब आपको बताते हैं कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना पेंडेमिक के दौरान दुनिया के कई देश, लगभग सभी देश, कुछ देशों को छोड़ करके इससे पूरी तरह से ग्रस्त थे और इससे परेशान भी थे। कई देशों ने इस स्थिति को पॉजिटिव वे में लेते हुए कोरोना से लड़ाई के साथ साथ खुद के नागरिक और देश पर भी ध्यान दिया। कई देश, जिसमें बड़े बड़े देशों को, जिनको कहा जाता था कि दुनिया के ताकतवर देश हैं, सबसे ज़्यादा संपन्न देश हैं, उनकी भी स्थिति खराब होने लगी। कोरोना ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया। जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भी इससे त्रस्त रहे। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और बेरोजगारी की हुई, क्योंकि लोगों को इस कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो भारत में प्रक्रिया अपनाया गया, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हालांकि अमेरिका जैसे और जर्मनी जैसे, इटली जैसे देश इससे पूरी तरह से त्रस्त नजर आए। जर्मनी ने सारे व्यवस्थाओं को अपना सुदृढ़ करते हुए, सभी पर फोकस करते हुए, सीधे तौर पे देश को सबल बनाने के लिए जहां एक तरफ व्यवस्थाएं लागू की कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो, इसके लिए जर्मनी ने सारे नियोक्ताओं को, यानी कंपनियों को, दफ्तरों को, दुकान के मालिकों को कहा कि उनके पेरोल पे जितने भी लोग हैं उनसे सिर्फ एक फॉर्म भरवा लें। कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं। सभी को जो वेतन मिल रहा था उसका 60 से 87% उनके खाते में जाने लगेगा। बेशक वेतन 100% नहीं मिला, लेकिन नौकरी जाने से तो अच्छा था। जर्मनी ने इस रास्ते को अपनाते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उस डिसीजन से उसके देश के लोग पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे थे और इससे कनेक्ट भी हुए। 60 से 87% पैसा लोगों को मिलने लगा। ऐसा कर जर्मनी की सरकार ने लोगों को बेरोजगार होने से तो बचाया ही, छटनी भी नहीं हुई और जर्मनी 1 करोड़ के इस स्कीम का लाभ भी मिल गया। आपको बता दें कि महामारी महीनों चलने वाली है, 1-2 दिन या 2-3 महीने की बात नहीं है। 3 महीनों में जर्मनी में बेरोजगारी की दर सिर्फ 5% से बढ़कर 5.1% ही रह गई। आप समझ सकते हैं कि जर्मनी ने कितना बड़ा डिसीजन लिया और उसके जो कर्ता धर्ता थे, जो सरकार चलाने वाले अंग थे, जो मुखिया थे उस देश के, उन्होंने कितना बेहतरीन फैसला लिया और यह फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है। अगर अमेरिका की बात करें तो बेरोजगारी की दर 4.4% से बढ़कर 14.7% हो गई है। जर्मनी ने इंतजार नहीं किया कि पहले लोगों को निकाला जाए फिर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जर्मनी की नीति थी कि किसी की नौकरी न जाए, एक बार कंपनी निकाल देती है तो वापस रखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और लोगों का मन भी टूट जाता है। कंपनी को भी नए और पुराने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठाने में व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने और लौटाने के लिए लोगों को और कंपनियों को सामंजस्य बना करके चलना बहुत जरूरी होता है। भारत लाइव ने आपको लॉकडाउन 3 के शुरुआत में ही बताया था कि प्रधान सेवक और चौकीदारों वाली उनकी टीम अपने सुविधानुसार तुलना कर लोगों को पोस्टर दिखाती है। भारत में जहां पहले से बेरोजगारी चरम पर थी, कोरोना पेंडेमिक के दौरान 10 से 11 करोड़ और बेरोजगार पैदा हो गए। सरकार ने पहले घरों में बंद रहने का फरमान दिया, भूखे प्यासे छोड़ दिया। अब वही प्रधान सेवक बिना कुछ दिए और बिना कुछ किए लोगों को आत्मनिर्भर होने का सलाह दे रहे हैं। भारत के लोग कब दुनिया के साथ चलेंगे यह कौन तय करेगा। सरकारें कोई भी हो अपने अनुसार कसीदे गढ़ लेती है। हवा मिठाई और लेमन जूस वाली दवाई से बाहर लोगों को निकलना होगा, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों ने रास्ता तय कर लिया है। आम नागरिकों से सरकार को डर है, पर भारत में सरकार लोगों को डराकर रखती है। जिस राज्य की पुलिस अपने ही राज्य के लोगों को वापस आने पर ये कहती है कि इनके आने से अपराध बढ़ जाएगा, उनमें अपराधियों की छवि देखने लगती है,
तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की भविष्यवाणी करने वाले राज्य में, बिहार जैसे राज्य में किस तरह का माहौल होगा, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के क्रियाकलाप किस तरह के होंगे। खुद को सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार के लिए ये कितना बड़ा विष होगा जो वो पी रहे होंगे, जबकि वो न्याय के साथ विकास, सुशासन और बिहार को सबसे उत्कृष्ट राज्य बताते हैं अपराध के मामले में, कि वो अपराध पर जीरो टॉलरेंस करता है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे माहौल में जिस तरह से गृह मंत्री कोरोना के समय में पूरी तरह से चुप्पी साध चुके थे, चुनाव आते ही उन्हें बिहार नजर आ गया और बिहार के लोगों से डिजिटल माध्यम पर ज्ञान देने, प्रमाण देने और फरमान जारी करने वापस आ गए। डिजिटल माध्यम पर वो बिहार के लोगों को आज संबोधित करेंगे, आपको विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाए जाएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें कही जाएंगी जिसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। 20 लाख करोड़ से भी ऊपर के पैकेज का घोषणा किया गया है। आपके घर में क्या आया? बहुत सारे लोगों के घर में दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 लाख लोगों के खातों में 1500 और न जाने क्या क्या और भी आया, आपके घर में राशन आया। जो भी हुआ, भारत जहां बेरोजगारी को कोई मुद्दा नहीं मानता है, सरकारें वहीं अन्य देशों को अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही है, और विकास के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल अगर मानते हैं किसी को तो वो है बेरोजगारी। अमेरिका ने तय किया कि बेरोजगार हुए लोगों को भत्ता देगी। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों ने इस भत्ते के लिए आवेदन किया था। आपको हमने पहले भी बताया था कि अमेरिका ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। जिस तरह जर्मनी की बात हमने बताया, उसी तरह से अमेरिका के ने भी अपने लोगों को, 4 करोड़ लोगों को इस भत्ते के लिए आवेदन किया था और उन्हें मिल भी रहा है। अमेरिका में भी जर्मनी की नीति के लिए आधे मन से लागू किया, पर लागू कर दिया है। अमेरिका में बेरोजगार होने पर आवेदन करना होता है, तब वहाँ केंद्र की तरह महामारी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। $600 लोगों को दिया जाता है और इसके लिए आपको बता दें कि एक फॉर्म भरना होता है और फॉर्म भर करके लोगों को रोजगार छूटने के एवज में उन्हें भत्ता दिया जाता है। जर्मनी से पूरी सैलरी नहीं देने के एवज में 60 से 87% तक भुगतान करने का प्रावधान आपने पहले ही सुन लिया। और इसके साथ ही भारत अकेला देश है जहां 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इनमें से करीब 2 करोड़ नियमित सैलरी वाले थे। एक आदमी के पीछे अगर आप 4 परिवार के सदस्यों को जोड़ लें तो इस हिसाब से 50 करोड़ की आबादी के पास आय के साधन नहीं रह गए हैं। उस देश का क्या भविष्य होगा जिस देश में लोगों की क्रय क्षमता नहीं हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो और पूरी तरह से सरकार चुनावी मोड में हो, केंद्र की हो या राज्य की हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कहाँ धड़ाम से गिरेगा। मीडिया भी इस पर बहुत सारा बात नहीं करती है। आप मीडिया के अलग अलग चैनलों पर जो डिबेट देखते हैं, उस डिबेट में बेरोजगारी, भुखमरी, कोरोना संकट, उसकी जांच, बढ़ते कोरोना के आंकड़े, ये आपको कम ही नजर आएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार लगातार कोरोना संकट से जूझ रहा है। सरकार के दावे भी हैं और सरकार ये भी कह रही है कि आंकड़ों से ज़्यादा लोगों के ठीक होने की भी बात कही जा रही है। इन सब के बीच जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उन स्थितियों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि किस तरह से बिहार इन समस्याओं से अपने आप को अलग करेगा। पर एक चीज़ जरूर है कि बिहार में चुनावी रणनीति और चुनावी समर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की कवायतें शुरू हो गई हैं। कौन किसके साथ रहेगा इसकी बातें शुरू हो गई हैं। पर जो सबसे बड़ा वर्ग है बेरोजगार वर्ग, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बेरोजगार लोग निश्चित रूप से सरकार के अगर आंकड़े हैं, सरकार को यदि संदेह है कि ये लोग अपराधी बन जाएंगे, अपराध करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि कदम बढ़ा करके ऐसे लोगों को रोजगार दे, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करे जिससे कि ये लोग आगे निकल सकें। देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां सरकार में बैठे लोग इस तरह की कवायतें कर रहे हैं कि वो सब कुछ भुलाकर लोगों को चुनावी समर में ढकेलने के लिए तैयार हैं। ये भुलाना चाहते हैं कि कोरोना संकट के दौरान उन्हें किस तरह के कष्ट हुए। ये पीछे करना चाहते हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो हवा मिठाई और
राष्ट्रवाद की गोली के अनुसार लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं। बिहार और इस भारत के भविष्य को तय करने वाले आम जनता अब नहीं रहे। लोगों को सिर्फ वही तस्वीर दिखाई जाती है जो सरकार दिखाना चाहती है और मीडिया उसका पूरी तरह से गुणगान करती है। हमारा प्रयास है कि हम आपको हकीकत दिखाएं, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार हो। हमारा प्रयास लगातार है कि जो चीज़ें आप और भी माध्यमों पर नहीं देख पा रहे हैं, हम उस पर फोकस करें। और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। भोरे भोर में विराम तो हम यहीं दे देते हैं इस खबर को कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ किस तरह का व्यवहार सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की लड़ाई में, जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में आपने देखा होगा कि किस तरह से फ़ायदा किसी को होता है, पर यहाँ फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है। ये आपस में लड़कर आपके हक हुकूक और हिस्से की चीज़ों से खुद का घर भर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो चुनाव लड़ करके एक बार विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके घर, उनके परिवार और उनके आर्थिक स्थिति में कितनी संपन्नता आ जाती है, कहाँ से आता है आप खुद महसूस कर सकते हैं। और आप और गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बिहार जैसे राज्य पर चुनाव के लिए फोकस करना और बाकी सब कामों के लिए चुप्पी साध लेना, ऐसे केंद्र सरकार और ऐसे राष्ट्रभक्त सरकार, राष्ट्रवादियों की सरकार शायद बिहार और इस देश के लोगों को परेशान कर रहा है। राष्ट्रवाद की गोली कब तक आप चूसते रहेंगे, ये हवाई मिठाई आप कब तक खाते रहेंगे, आपको तय करना है। आपके पास एक अवसर है, उस अवसर का सदुपयोग आप कैसे करते हैं, एक सही और सक्षम व्यक्ति का चयन आप कैसे करते हैं जो अपने दुख के अनुसार आपके दुख को समझे। जरूरी है किस तरह से इस बिहार को और बिहार में वापस आए इन बेरोजगारों की फौज को रास्ता दिया जाए जिससे वो भटके नहीं। जरूरी चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी चर्चा की नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा जरूरी है कि आप कितने लोगों के लिए रोजगार लेकर के आए हैं और वो रोजगार कैसे आप देंगे। इस मुहिम का हिस्सा बनिए और आप हुंकार कीजिए, आप चित्कार कीजिए, आप जोर से आवाज़ कीजिए जो सरकार के कानों तक जा सके। हम बनेंगे आपका आवाज़। नमस्कार।